आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो इकोनॉमिक्स के छात्रों की महत्वपूर्ण समस्या होती है वो होती है नोट्स को लेकर के। तो सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, तो टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस ईमानदारी से आप एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग बैचेस चल रही हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, एमपी सेट के लिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वो उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे से डायरेक्ट भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस नंबर पे जो आपकी फीस रखी गई है, जो टीजीटी पीजीटी की फीस है वो 2000 रुपए, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और एमपी सेट का जो फीस रखा गया है वो 2500 रुपया रखा गया है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। केवल अगर जो इकोनॉमिक्स का आपको नोट्स चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स का नोट्स भी उपलब्ध है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सबके लिए जरूरी है, तो हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या अपनी फीस पेमेंट करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको टेस्ट में अटैच कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो अलग से आपको ना ही टेस्ट सीरीज, ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ना ही करंट, मतलब कुछ भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। और वैलिडिटी आपको आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा सा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में से क्या गलत है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, है ना। ये प्रश्न आपको ये बताएगा कि क्या आप वाकई में इकोनॉमिक्स ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। चलिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं भैया, जैसा कि मैं आपके कमेंट को भी देख पा रहा हूँ। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक किसी का उत्तर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, और कोई डी के अलावा? बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में से कौन सी बातें गलत है या कौन सा कथन गलत है, बेसिकली आपको ये बताना है। यहाँ पे ये प्रश्न हो सकता है कि आपको आसान लगे, आराम से आप कर पाए, बट एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे प्रश्नों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो देखिए, सबसे छोटी सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के अंतर्गत जो उपभोक्ता होते हैं ना, वो अपने लाभ को नहीं, वो अपने संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। और जो विक्रेता होता है ये अपनी उपयोगिताओं को नहीं बढ़ाते हैं, ये अपने लाभ को बढ़ाते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं है। तो फिर गलत होना चाहिए था क्या, गलत होना चाहिए था क्या? नहीं गलत होना चाहिए भैया, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत जो हमें बताता है वो यही बताता है, और सही भी बताता है, कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो अपने संतुष्टि को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो उसके पास आय है, उस आय को वो इस प्रकार से खर्च करता है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाए। और वहीं जो बेचने वाला होता है, जो विक्रेता होता है, वो क्या करता है कि किस तरीके से अपने लाभ में वृद्धि की जाए, इसके बारे में वो सोचता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं,
डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे जबकि, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, दो देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे, क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। दो देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे जबकि, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। दो देश व्यापार क्यों करेंगे सर? दो देश व्यापार क्यों करेंगे? इजी सी बात है, दो देश व्यापार क्यों करेंगे? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, और कोई? मैक्सिमम लोग सी की तरफ जा रहे हैं, और कोई सी के अलावा? बिल्कुल, तो दो देश अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर तभी तो करते हैं ना भैया, जब दो देशों के मध्य जो लागत होते हैं उसमें अंतर होता है। ठीक है, जैसे हम अगर जो ये चाहें कि पेट्रोल को रिफाइन करके उसको हम क्या कर सकें, उसको क्या कर सकें, उसे आ, 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 उसे प्रयोग योग्य बना सके, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो दूसरे देश हैं जो पेट्रोल जिन देशों में पेट्रोल की खाद्यान्न ज्यादा पाई जाती है, सॉरी पेट्रोल की खादानें ज्यादा पाई जाती हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो भैया वो उनकी जो रिफाइनरी कास्ट आती है वो कम आती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। होता है कि दो देशों के मध्य लागतों में निरपेक्ष अंतर के कारण दो देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डोमर मॉडल के लिए क्या सही है भैया? डोमर मॉडल के लिए क्या सही है बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर होगा भैया? डोमर मॉडल की बात हो रही है और इस संडे को महामैराथन की क्लास होगी, मैं बिल्कुल लाइव रहूंगा और ये क्लास जो होगी वो 5 से 6 घंटे की होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर किस टाइम आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संडे को क्या होने वाला है, संडे को वैसे मैं फ्री ही रहूंगा, तो 5 से 6 घंटे की नॉन स्टॉप क्लासेस आपकी ली जाएंगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास ली जाएंगी। तो मेरा ये अनुमान है कि 11 बजे से आप लोगों की क्लास रखी जाए, तो 11 बजे से 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस टाइम क्या होता है कि आपको कोई क्या करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है ना, 11 से 5 के बीच में। तो अगर जो सभी लोग सहमत होंगे तो 11 से 5 के बीच में 5 या 6 घंटे की हम लोग क्या करेंगे, 5 या 6 घंटे की क्लास लेंगे। चलिए लाइव क्लास होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी सभी लोग बोल रहे हैं कि डोमर मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ाने पर बल दिया गया। और कोई भैया? ठीक है, ठीक है। देखिए मांग व पूर्ति, देखिए इन्होंने क्या किया, जो डोमर मॉडल है इन्होंने निवेश बढ़ाने की बात की थी और निवेश को बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दो अवधारणाओं को बताया था। ठीक है, तो जो मांग पक्ष है उससे लोगों की आय में वृद्धि होती है और जो पूर्ति पक्ष है वो क्या करेगा, उत्पादन में वृद्धि करता है। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मांग व पूर्ति दोनों को बढ़ाने के लिए निवेश की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, छोटी सी बात थी, बच्चों वाली बात थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हैरड डोमर मॉडल में दीर्घकाल स्फीति की स्थिति है जहां पे, कहां पे होती है भैया हैरड डोमर मॉडल में स्फीति की अगर जो बात करें तो स्फीति कहाँ होती है, चलिए बताइए। सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ हम लोग ये नया सप्ताह शुरू कर रहे हैं और इस सप्ताह में मैं उम्मीद करता हूं
ये आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लाए जाएंगे, है ना। तो ये जो सप्ताह है तैयारी कर लीजिए, मजा आने वाला है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया कि हैरड-डोमर मॉडल में दीर्घकालीन स्थिति की स्थिति है जहां पे, कहां पे है भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। जी ए बराबर जी एन बराबर जी डब्ल्यू, किसकी स्थिति है? 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 स्वर्णिम युग की बात है भाई। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा सर, कि जब वास्तविक वृद्धि दर अभिष्ट वृद्धि दर से क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हैरड-डोमर मॉडल में दीर्घकालीन स्थिति की स्थिति वहां पे होती है जब वास्तविक वृद्धि दर अभिष्ट वृद्धि दर से क्या हो जाए? अधिक रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये रोज आप लोग पूछ रहे हैं कि सर जी एग्जाम कब होगा पीजीटी का? यूपी पीजीटी के एग्जाम के बारे में अगर जो आप ईमानदारी से पूछेंगे दोस्तों तो मैं बताऊंगा कि 50% चांस है कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा, ठीक है, और 50% आपका चांस है कि एग्जाम फरवरी में नहीं होगा, ठीक है। 50-50 का मामला चल रहा है अभी, है ना, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर जो फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ तो फिर मार्च अप्रैल तो भूल जाइए, ठीक है, फिर 2-3 महीना डिले हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये इजी सा प्रश्न है, कोई गलत करेगा क्या? इजी सा प्रश्न है, कोई गलत करेगा क्या? जितने लोग भी सी बोल रहे हैं भैया ना, कि जितने लोग भी बोल रहे हैं ना, मैं एक बार नहीं अनेकों बार बताया हूं, एक बार नहीं अनेक बार बताया हूं, बार बार बोलता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने बहुत बार सुना है ये बात, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अरे सर सी क्यों कर रहे हैं? आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक क्या होता है? बढ़ता हुआ जीवन स्तर होता है भाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बेहतर होती है, ठीक है। अगर जो लाइफ स्टाइल बेहतर की बात होगी तो इसमें पूंजी उत्पाद अनुपात भी शामिल हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? आर्थिक विकास जो होता है इसमें देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय, देश का संरचनात्मक विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ठीक है, ये सारी चीजों में सतत रूप से वृद्धि होती है और लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर होती है। लोग अच्छे पोषक पदार्थ लेते हैं, लोग अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं लेते हैं, लोगों का मेंटली स्तर जो होता है वो बेहतर होता है। तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और ये केवल विकासशील देशों में देखने को मिलता है। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विकसित देशों में जब आर्थिक वृद्धि मुख्यतः विकसित देशों में जब आर्थिक वृद्धि मुख्यतः परिणाम है। अच्छा थोड़ा आराम से करिएगा, है ना। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग भी ये पूछ रहे हैं या ये समझ रहे हैं एग्जाम फरवरी में होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे ये बता दे रहा हूं कि मेहनत लगातार करते रहिए, ठीक है। इस बार चूक गए ना तो फिर पीजीटी में आप मतलब क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेहनत लगातार करते रहिए। मैं कह रहा हूँ चलिए मान लीजिए फरवरी में नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा, मई में हो सकता है, जून में हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। तो भी आपके पास कितना समय बचा है भैया? कितना समय बचा है? 6 महीने बीतने, अगर जो मान लीजिए 6 महीने भी आपको मिल गया, बहुत सारे लोग एकदम शांति से बैठ जाते हैं, 6 महीने भी आपको मिल गया तो आप मुझे ये बताइए कि 2022 आपका बीता आपको पता चला? पूरे 1 साल बीत गए, आपको मालूम हुआ कि 1 साल बीत गए। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हम लोग हैं, तो समय बीतते समय नहीं लगता है। मैं बार बार बोलता हूं कि समय बीतते समय नहीं लगता है। तो जिस इंटेंसिटी के साथ अभी लगे हुए हैं ऐसे ही आपको हमेशा लगे रहना है, ठीक है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो काम हुआ खत्म, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए।
सर एग्जाम एग्जाम के बारे में सुन के देखिए लोग भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को, तो भ्रमित ना होइए। बहुत सारे लोग का कहना है कि एग्जाम बहुत डिले होगा। देखिए कुछ भी कहना संभव नहीं है ना, कुछ भी कहना संभव नहीं है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि मेरे द्वारा आपको वही जानकारी दी जाती है जो ऑथेंटिक होती है। मतलब मैं रोज नई न्यूज देता हूँ कि एग्जाम कब होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अभी जो परिस्थिति चल रही है उस स्थिति में ऐसा लग रहा है ना। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विकसित देशों में अब आर्थिक वृद्धि मुख्यतः किसका परिणाम होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है, इजी सी बात है। विकसित देशों में क्या बोल रहे हैं सर, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जो विकसित देश होते हैं उसमें आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि कैसे आता है, वहां पे जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक समृद्धि आता है कि वो नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। विकसित देशों में क्या होता है ना कि विकसित देश जो है वो आर्थिक समृद्धि तभी हासिल करता है जब वहां पे नए नए परिवर्तन और नए नए तकनीकी का टेक्नोलॉजी का विकास होता है। मीनू यादव जी कह रहे हैं सर सब बोलते हैं कितना पढ़ोगी, कोई एग्जाम तो निकल नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको झेलने पड़ेंगे, है ना। अगर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो रास्ते में चलता है उसकी भी बात को आपको सुननी पड़ेगी। वो भी आके कह देगा, ठीक है, जो नहीं कुछ पढ़ा लिखा होगा ना वो भी कह देगा कि हम तो दिन का 100 रुपये कम से कम कमा लेते हैं, तुम क्या कमाते हो, तुम तो केवल पढ़ते रहते हो। ठीक है, तो जब लक्ष्य जब बड़ा होता है ना तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना। सफलता दिखती नहीं है बट एक दिन मिलता जरूर है ना। चलिए ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, आजकल हम विकास के स्वर्णिम युग की बात करते हैं जिसका संबंध किससे है? चलिए भैया, कि आजकल हम विकास के स्वर्णिम युग की बात करते हैं जिसका संबंध किससे है, किससे है। हम्म, चलिए। अच्छा ये बताइए इस पृथ्वी पे कोई ऐसा पैदा हुआ है जो जिंदगी में सक्सेस हुआ हो और उसको ताने नहीं मिले हों, उसको लोग बुरा भला नहीं बोले हों। जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो सफलता प्राप्त किया है और उसको समाज के द्वारा ताने न मिले हों, बुरा और भला न कहा गया हो। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि आप इस कंडीशन से बच जाएंगे। आपको भी सुनना पड़ेगा उसे, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और इसका अपना अलग ही मजा है ना। एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जिस दिन सफलता मिलेगी पूरी दुनिया आप पे क्या करेगी, फक्र करेगी। चले, तो जो हुआ ही नहीं उसकी उम्मीद अपने से क्यों करते हैं कि आपके केस में होगा, आपके भी केस में नहीं होगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। किसी ने लिखा डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन, किसी ने लिखा है ये बात। अच्छा सुनीता तिवारी जी ने ऑलरेडी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। यही क्या होता है, यही होता है गोल्डन एज अर्थात स्वर्ण युग। ये कौन बोलते हैं भैया, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जी। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, डेल्टा के अपान के क्या है, ये है पूंजी में वृद्धि। ये क्या है, पूंजी में वृद्धि। और डेल्टा एन अपान एन क्या है भैया, ये है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, तो पूंजी में वृद्धि इज इक्वल टू जनसंख्या में वृद्धि। पूंजी में वृद्धि क्या है, डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन। यही दोस्तों स्वर्णिम युग की बात करती हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जी, जिनका ये कहना है कि अगर जो पूंजी में वृद्धि बराबर हो जाए जनसंख्या में वृद्धि के तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था स्वर्ण युग में रहेगी और यहाँ पे रोजगार का स्तर क्या होगा,
बहुत ज्यादा होगा, अर्थात अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान होगी। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का विचार, चलिए थोड़ा आराम से करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि आर्थिक विकास का विचार किसने में क्या होता है, मतलब आर्थिक विकास जो पढ़ते हैं हम लोग उसमें क्या होता है। अब देखिए एक ही प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है ना। अभी हमने देखा कि आर्थिक विकास में क्या होता है कि मानव के कल्याण में वृद्धि आती है। अब उसी को थोड़ा सा अलग ऑप्शन में दे दिया है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी सभी लोग बोल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो आप बी बोल रहे हैं तो आप बढ़िया बोल रहे हैं कि वह आयामी है जो गैर आर्थिक तत्वों को भी सम्मिलित करता है। अब आप कहेंगे सर गैर आर्थिक तत्वों को सम्मिलित करने का मतलब क्या हुआ कि मानव के कल्याण में वृद्धि होता है, मानव की लाइफ स्टाइल में वृद्धि होता है वो। तो मानव के कल्याण को और उनकी जीवन जो उनका जो जीवन का स्तर है वो कितना सुधरा, इसे हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक तत्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया कि भारत की नवीन आर्थिक नीतियों में निम्न में से क्या सही नहीं है। नवीन आर्थिक नीति में से के संदर्भ में कौन सी बातें ठीक नहीं है आपको बेसिकली बताना है। जितने लोग भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस सप्ताह में हम लोग दोस्तों बहुत कुछ मजेदार सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत की नवीन आर्थिक नीतियों में से कौन सा एक सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, दिमाग का प्रयोग करना है इस प्रश्न में, है ना। इस प्रश्न में क्या करना है, दिमाग का प्रयोग करना है। थोड़े से प्रश्न कठिन आ जाते हैं तो आप लोगों के आंसर जो है वो आने स्लो हो जाते हैं। पढ़िए पढ़िए आराम से पढ़िए लेकिन उत्तर दीजिए बढ़िया। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी कुछ लोग बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, बी के तरफ सभी लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोई बी के अलावा, बिल्कुल। तो सबसे पहला उत्तर यहाँ पे रश्मि तिवारी जी का है और अंजना जी का है। तो ये लोग सही उत्तर बता रहे हैं कि भारत की नवीन आर्थिक नीति के संबंध में कौन सा कदम सही नहीं है। तो सही यह नहीं है कि वर्ष 1976 का शहरी भू सीमा नियम समाप्त कर दिया गया। अरे भैया नवीन आर्थिक नीति कब आती है, ये आती है 1991 में। तो ये किसकी बात हो रही है, 1976 की बात हो रही है। छोटी सी बात है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको गलत कर रहे हैं। तो नवीन आर्थिक नीति जो है दोस्तों ये इसका आविर्भाव कब होता है, 24 जुलाई 1991 को इसका आविर्भाव होता है। कब, 24 जुलाई 1991, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत की नवीन आर्थिक नीतियों के संदर्भ में क्या एक सही नहीं है। तो वर्ष 1976 का शहरी भू सीमा नियम समाप्त कर दिया गया। नहीं भैया ये जब नीति आई ही है 91 में तो बात 1976 की कैसे हो सकती है। अगला, भारत में कुछ बैंकों में शाखाएं नहीं खोल सकेंगे, क्यों। चलिए भैया आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भारत के कुछ बैंक ऐसे हैं जिन बैंकों में आप शाखाएं नहीं खोल सकते। जैसे आप देखते हैं आपके शहर में एक एसबीआई होता है और एक ही शहर में एसबीआई की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि इस शाखा में आपका अकाउंट नहीं है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर उधर जाइए, वहां पे इस शाखा में आपका अकाउंट है, यहाँ इस शाखा से ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, उस शाखा से हो पाएगा। तो भैया एसबीआई का जो बैंक है एक ही शहर में एक से ज्यादा शाखा है, लेकिन अब इसमें ये कह रहा है कि भारत के कुछ ऐसे बैंक हैं जिनमें आप शाखाओं का विस्तार नहीं कर सकते। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
तो जो लोग भी बी बोल रहे हैं ना, आपने शायद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को नहीं पढ़ा है, जो कब हुआ था 1975। और ये क्या करता है, इसमें एक जिले में एक बैंक खोला गया। तो जो लोग ग्रामीण की बात कर रहे हैं ना, आप सोच तो ठीक रहे हैं, लेकिन भैया ये जिले में एक ही होता है। ग्रामीण तो बात की बात आती है ना, लेकिन ये जिले में एक होता है, तो इस सारे क्षेत्रों में शाखाएं नहीं खोल पाएंगे। हमने यही तो बार बार पढ़ा है। इतने सारे लोग बी कर रहे हैं, इतने सारे लोग भी बोल रहे हैं। अरे भाई, जो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या था कि हर जिले में क्या किया जाएगा, हर जिले में एक बैंक खोला जाएगा और इसका जो क्षेत्र होगा वो सीमित होगा। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित तो है, लेकिन ये एक जिले में एक ही होगा, अर्थात यहाँ पे जिले की बात होगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार नीति ज्यादा निर्भर है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार नीति ज्यादा निर्भर है। किस पे निर्भर है भैया? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना दे दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, आप मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा अगर जो आपको पता हो तो। चलिए, बिल्कुल ठीक है। और इस संडे को क्लास आपकी होगी लगातार 6 घंटे की, मजा आने वाला है, महामैराथन की क्लास। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना हुई, इसमें रोजगार नीति ज्यादा निर्भर कहां पे हो गई? अधिकतर रोजगार सृजन बाजार क्रियाओं पर छोड़ दिया गया, अर्थात मांग व पूर्ति, अर्थात वस्तुओं की मांग और वस्तुओं के उत्पादन पे छोड़ दिया गया। मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, थोड़ा बहुत हमने पूंजीवाद की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर दिया। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार नीति ज्यादा किस पर निर्भर करेगी? तो अधिकतर रोजगार सृजन बाजार प्रक्रिया पर क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण सा है, इंपॉर्टेंट सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि भारत में जब भी औद्योगिक शिथिलता आती है, इसके कारणों में से कौन सा नहीं है? औद्योगिक शिथिलता क्यों नहीं आती है, बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है? भारत में जब औद्योगिक शिथिलता आती है। अब आपको यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि सर जी, औद्योगिक शिथिलता का मतलब ये है कि उद्योगों में उत्पादन का कम हो जाना, और यही पे आप समझ लेते हैं कि उत्पादन का कम होना, अर्थात जब हमारा उत्पादन कम होगा तो उसके कारण निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो भारत में जब भी औद्योगिक स्थिरता आती है, तो उसके कारणों में से कौन सा नहीं है, मतलब किस कारण से औद्योगिक शिथिलता नहीं आएगी? तो भैया, आयातों के दबाव के कारण हमारी औद्योगिक शिथिलता कैसे आएगी? जितने सारे लोग डी बोल रहे हैं, कहां से सोच के डी बोल रहे हैं भैया? ये बताइए कि अगर जो आयात का दबाव हो, किसी दूसरे देश से हमारे देश में वस्तुएं आ रही हो, यहाँ पे दबाव की बात कर रहा है। तो देखिए, भारत में जब भी औद्योगिक शिथिलता आएगी, तो उसके कारणों में से कौन सा नहीं है की बात कर रहा है। तो आयातों का जो दबाव होता है दोस्तों, थोड़ा आराम से करिए।
ठीक है। आयातों का जो दबाव होता है वो आरबीआई से संबंधित है, वो विदेशी विनिमय रिजर्व से संबंधित है, ना कि वो उद्योग से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इससे हमको क्या होगा, विदेशी मुद्रा का लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ना कि जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग डी बोल रहे हैं। डी में क्या दिया गया है देख लेते हैं। कृषि से कच्चा माल कम आय व कृषकों की क्रय शक्ति में धीमी वृद्धि। अरे भाई क्या सोच लिए, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि नियोजन के बारे में क्या गलत है? आज प्रश्न जो है वो काफी गलत हो रहे हैं लग रहा है आप लोगों से, है ना? बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बढ़िया सेशन है आज का, है ना? थोड़ा सा प्रश्न के लेवल काफी अच्छे हैं, इस वजह से प्रश्न गलत हो रहा है। ठीक है, राजन सिंह जी, सर प्रश्न पर ध्यान न देने की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे सर, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, सफलता में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला धैर्य, धैर्य बना के क्वेश्चन को पढ़िए, कंसंट्रेशन, और फिर आपकी मेहनत। बहुत सारे लोग मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन धैर्य और कंसंट्रेशन खोने की वजह से असफल हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इतना धैर्यवान हो जाते हैं और इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं कि वो मेहनत करना ही भूल जाते हैं। तो धैर्य बना करके क्वेश्चन को पढ़िए, कंसंट्रेट होइए कि क्या कह रहा है, और फिर आपका कठिन परिश्रम, ये तीन चीजों को मिला लीजिए, सफलता मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। और कोई भैया डी के अलावा? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, इस बार आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा कि कृषि नियोजन के बारे में गलत क्या है। तो भारत सरकार कृषि व खाद्य पर समस्त सब्सिडी अगले 5 वर्षों में समाप्त कर देगी। नहीं भैया, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। तो एमएसपी जो होगा दोस्तों, ये अगले 5 वर्षों में समाप्त होने वाला नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, आधार मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। अब ईमानदारी से आपको पता होना चाहिए सर, आधार मुद्रा हम किसे बोलते हैं? कमेंट करके बताएंगे क्या आप मुझे? आधार मुद्रा हम किसे बोलते हैं भैया? कमेंट करके बताएंगे क्या? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए। आधार मुद्रा में हम किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? अच्छा सॉरी, आधार मुद्रा में हम सम्मिलित करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं सभी लोग। और कोई भाई? ए के अलावा भी कुछ लोग हैं क्या? आधार मुद्रा मतलब क्या याद आ रहा है? M0 याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। और कोई? ठीक है, ये सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि आधार मुद्रा में सम्मिलित होते हैं केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित कोष एवं जनता के पास की जो करेंसी होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और ये आधार मुद्रा ही जो होता है वो साख सृजन का क्या होता है? आधार होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मुद्रास्फीति, ये प्रश्न छोड़ेगा नहीं। मुद्रास्फीति, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। अपने बोलचाल भाषा में हम क्या बोलते हैं? इसे महंगाई बोलते हैं कि भाई बहुत महंगाई आ गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जनरल बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो महंगाई क्यों आती है? क्योंकि कीमतों में वृद्धि होता है, कीमतों का बढ़ना ही तो महंगाई है। ठीक है, अगर जो 2021 में कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही है और 2022 में वही वस्तुएं 106 रुपए की मिलने लगी, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि इस स्फीति का असर कितने प्रतिशत का पड़ा है? 6% स्फीति में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? बी सभी लोग बोलेंगे। भैया सबको पता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कोई गलत करेगा, गलत करना भी नहीं चाहिए। कि मुद्रास्फीति जो होता है ये एक स्थिति नहीं होती है, बल्कि कीमत वृद्धि की एक प्रवृत्ति होती है। अब आप कहेंगे सर ये स्थिति नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो मुद्रास्फीति होता है ना, उसमें जो कीमतें होती है ना, वो निरंतर बढ़ती हैं, सतत रूप से बढ़ती हैं। ठीक है,
सतत रूप से कीमतें बढ़ती हैं, निरंतर कीमतों का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर जो एट मतलब किसी एक स्थान पे कीमतें रुक जाएं तो उसे मुद्रास्फीति में कैसे शामिल करेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं भैया, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रावादी वे हैं जो विचार रखते हैं कि मुद्रावादी क्या बताए थे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या देखिए कितनी कम है, बहुत कम है। थोड़ा सा लाइक शेयर करिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे बार बार अपना रिवीजन करिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है। बस ईमानदारी से आप वहां पे पढ़ते रहिए और YouTube पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, ठीक है, जीआईसी एलटी सबका बैच चल रहा है दोस्तों, अलग अलग बैचेज हैं, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। फीस जो है आपकी 2000 रुपए इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सभी लोग, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं भैया, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि मुद्रास्फीति से ज्यादा गंभीर क्या होती है, बेरोजगारी होती है। किस प्रकार की बेरोजगारी की ये बात करते हैं, ऐच्छिक या अनैच्छिक, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं या ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं, या ये किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं करते, ये बात मुझे जरूर बताइएगा। तो मुद्रावादी ये कहते हैं कि जो मुद्रास्फीति है ना, ये उतनी घातक नहीं है जितनी कि क्या बेरोजगारी है। अब यहाँ पे आपको सच्ची सच्ची बताइएगा कि किसको याद आया किन्स साहब का वो कथन, कौन सा, मुद्रास्फीति अनुपयुक्त है और मुद्रा संकुचन अन्यायपूर्ण है। किसको किसको याद आया, सच्ची सच्ची बताइएगा। ये हुआ अगर जो आपको ये दिमाग में बातें चल रही है ना, तब जाकर के आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर जो आपने यहाँ पे देखा तो फिर आपको तुरंत याद आना चाहिए, अच्छा किन साहब कहते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है, अनुपयुक्त है, लेकिन जो मुद्रा संकुचन है वो क्या है, वो अन्यायपूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुद्रास्फीति आता है, जब महंगाई आता है, तो यहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं। तो एटलीस्ट क्या होता है कि मांग वो पूर्ति क्रियाशील होती है, उत्पादन बढ़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों कि दूसरी कंडीशन में मंदी आ जाता है, और जब मंदी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्पादन का स्तर गिर जाएगा, और उत्पादन का स्तर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। तो ठीक है, इजी सी बात थी। अगला प्रश्न कि मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया है कि, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया है। क्या माना गया भैया मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया, चलिए। अच्छा, कुछ लोग क्लास में ऐसे भी होते हैं जो आते हैं 2-4-10 मिनट पढ़ते हैं चले जाते हैं। अगर जो आपकी मंशा 2-4-10 मिनट की पढ़ने की है तो आप फिर ना ही पढ़िए, मेरा सजेशन यही रहेगा, है ना। निरंतर प्रयास, अगर जो आप 2 घंटे बैठ के यहाँ पे लगातार क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के भी आप पूरे 125 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। और इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि जब टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होता है तो जो 2 घंटे का पेपर होता है, बहुत सारे लड़के 1 ही घंटे में बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं सर जी, जो एग्जामिनर होता है कहते हैं जमा कर लीजिए जाना है, ठीक है। तो उसमें कुछ होते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बहुत जीनियस है, वो जीनियस नहीं वो जीनियस नहीं होते, वो कुछ पढ़े ही नहीं होते हैं, तो क्या करें, ठीक है, गोला गोला बस भर के चले आते हैं। तो अगर जो यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और सफलता जो है वो धैर्य और मेहनत मांगता है, धैर्य और मेहनत के साथ काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इतनी महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं, अगर जो आप फिर भी बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं फिर अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न,
चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना है कि, क्या माना है? चलिए ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं कि अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा, केवल क्या होगी, स्फीति आएगी अर्थात महंगाई आएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जो मुद्रा के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अगर जो अधिक मुद्रा हो जाएगी ना तो इससे कोई विकास नहीं होगा अर्थव्यवस्था में। अगर जो बहुत ज्यादा मुद्रा हो जाए, सबके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, ये हो जाएगा कि स्फीति अर्थात महंगाई की दर जो हो जाएगी वो काफी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि, भारत में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ेगी? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, जैसे कोई बहुत जरूरी कार्य हो तो ठीक है ना, कोई बहुत जरूरी कार्य हो तो ठीक है, बाद में क्लास देख लेंगे। अगर जो जरूरी कार्य नहीं है तो फिर क्लास पूरी करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। और अगर जो दोस्त ने कह दिया यार क्या पढ़ रहे हो, चलो मार्केट में घूम के आ जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, कहेंगे क्लास छोड़ ही देते हैं। तो आप देखते हैं ना शादी विवाहों में शाम को क्या होता है, खूब अच्छे अच्छे फूल लगाए जाते हैं, लेकिन सुबह में वो फूल क्या होते हैं, जब यूज कर लिए जाते हैं तो उस फूल को कूड़े में डाल दिए जाते हैं। तो उसी उसी प्रकार से अगर जो कोई आपका ऐसा रिलेटिव है जो आपके मेन समय पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि आज वो आपको यूज कर ले रहा है और जब उसका काम खत्म हो जाएगा फिर आपको वो डस्टबिन में डाल देगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं सर? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि, फिर आपको ये लगेगा कि यार जिंदगी में हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, फिर डिप्रेशन की गोलियां लेने लगेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए कि भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि, ऐसा होता है कि नहीं होता है, शादियों में लगता है शाम को फूल, सभी लोग उससे सुगंध लेते हैं, लेकिन जब उसका काम खत्म हो जाता है तो सुबह उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वही स्थिति इंसानों की भी है, सेम स्थिति है। आज का समाज ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग हैं नहीं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है, बहुत कम है। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि, तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आरबीआई को आरबीआई को ऋण देता है। अगर जो आरबीआई ऋण देगा किसको, सरकार को, तब ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भारत में मुद्रा की पूर्ति तब बढ़ जाएगी जब आरबीआई सरकार को क्या करेगा, ऋण देगा। तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्था का पैसा पूरा ऑलरेडी है ही, और आरबीआई नई मुद्रा को निर्गमित करके क्या करेगा, सरकार को देगा, तो फिर से इससे मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला, राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है परिवर्तन करके, किसको परिवर्तन करके? चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, आप लोग की बात सही है कि अब इस अवस्था में कोई बहुत ज्यादा दोस्ती यारी होती नहीं है, लेकिन इस अवस्था में जो रिलेटिव्स वाले होते हैं ना वो आपका फायदा उठाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस अवस्था में आप इतने मेच्योर हो जाते हैं कि बहुत दोस्ती यारी में विश्वास करते नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिलेटिव्स वाले होते हैं वो अननेसेसरी रूप से आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान से अपने पास रखिएगा, है ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है किसको परिवर्तित करके, सरकारी व्यय और कराधान को। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, सरकार से संबंधित है,
जिसमें सरकार क्या करता है, व्यय करता है ताकि समाज के कल्याण में वृद्धि हो जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन सारी चीजों पे व्यय करता है जिससे सामाजिक कल्याण और लोगों के अंदर निवेश की प्रेरणा विकसित हो। और साथ ही साथ में ये तो व्यय हो गया, सरकार आय कहां से प्राप्त करेगा, कर लगाएगा या आंतरिक ऋण लेगा या बाह्य ऋण लेगा। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, ये कथन वास्तव में अर्थ है। और कभी भी मेरी बात को पता है, मेरी बात को कभी भी मतलब मैं बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को बोलता हूँ। अगर जो आप किसी शादी में गए, आप वहां इंजॉय किए तो ठीक है भाई, लाइफ में जरूरी भी है थोड़ा बहुत पार्टी अटेंड करना, इंजॉय किए, ठीक है, वो आपका मन किया तो आप किए। कोई दूसरा जबरदस्ती करवा रहा है तब अच्छी बात नहीं। अगर जो उसको जरूरत है तो जाइए, नहीं जरूरत है, आपका फायदा उठाना होता है, चाहिए आपका फायदा उठा रहा है वो, तो मत जाइए, छोटी सी बात है। अगला, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, इस कथन का वास्तव में अर्थ क्या होता है? क्या उत्तर होगा? चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि यह केवल तब होता है जब दृश्य आयात व निर्यात को भी शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है भैया, ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग चले गए, ठीक है, सभी लोग सी की तरफ चले गए। बिल्कुल, इसमें दृश्य, अदृश्य और हस्तांतरण खाते को, तीनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो केवल चालू प्लस एक तरफा हस्तांतरण खाता तैयार हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। यहां पे दृश्य और अदृश्य दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का, आज इस प्रश्न को आप करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सर्च जरूर करिएगा, सर्च जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत क्या होता है? एक वर्ष के अंतर्गत अपने समस्त लेन देन का आकलन हम करते हैं ना, तो इसमें चालू खाता और एक तरफा हस्तांतरण खाते तैयार किए जाते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं कृपया करके बार बार कॉल ना करिए, अभी आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। जिस नंबर पे आपने फीस पेमेंट किया है, जो नीचे नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपनी फीस का स्क्रीनशॉट, आपको अभी बैच में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। फीस पेमेंट करने के बाद लोग लगातार कॉल करते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं पैसा इधर उधर ना चला गया हो। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग, एक दूसरे की कॉपी करके, या सच में पता है? पता है, अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित हम कर सकते हैं। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप हो, और इसके साथ साथ स्वतंत्र एवं बहुराष्ट्रीय सौदे हो रहे हो। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह से संबंध यही स्थापित होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है दोस्तों, यही तो होता है ना कि सारे देश जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से आयात और निर्यात हो, सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, और बहुराष्ट्रीय सौदे हो। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। दीक्षा सिंह जी,
अंकुर यादव जी, रुचि वर्मा जी, रुखसार जी, आशुतोष जी, रोज खान जी, अंकिता जी, अनिर्भान जी, सुंदरी कुमारी जी, सुनीता तिवारी जी, अफसाना सिद्दीकी जी, रश्मि तिवारी जी। जिन लोगों का नाम छूट गया वो सभी लोग जी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भुगतान संतुलन को सुधारने में अवमूल्यन कैसे मदद करेगा। चलिए बताइए भैया, इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? किसकी याद आनी चाहिए? किसकी? मार्शल की और लर्नर की। याद आ रही है कि नहीं आ रही है? मार्शल साहब और लर्नर साहब ने 3 बातें बताई थी। जब ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन होगा 1 के, जब ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू होगा 1 के, जब ई एक्स प्लस ई एम लेस देन होगा 1 के, तो क्या हो जाएगा? तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी भैया सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि देश उन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है जिसकी मांग क्या हो? लोचदार हो। दोस्तों मैं सारी चीजें बहुत ठीक तरीके से पढ़ाया हूँ कि लोचदार का मतलब क्या होता है, बेलोच का मतलब क्या होता है। देखिए मेरा यही प्रयास होता है ना कि आपको आसान से आसान शब्दों में चीजों को बताया जाए, ठीक है। जैसे लोचदार का डिफिनेशन बहुत सारे लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ते हैं ना कि वो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। मांग की लोच इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ते हैं, तो ये छोटी सी बात है। लोचदार का मतलब ये हो गया कि अगर जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें मांग पर भी असर पड़ेगा, मतलब मांग में भी परिवर्तन। और बेलोचदार का मतलब क्या होगा कि अगर जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो मांग को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे नमक हो गया, जैसे माचिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये बेलोच होता है। इसलिए क्यों? क्योंकि भैया इसको हर हाल में यूज करना ही करना है। अगला प्रश्न कि अगर भुगतान संतुलन निरंतर आधिक्य का हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? डी सभी लोग बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है कि इससे देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होती है, जिससे निर्यात क्या कर हो सकता है? गिर सकता है। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि अगर भुगतान संतुलन निरंतर आधिक्य का है, तो जब भैया निरंतर आधिक्य की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि इससे देश की मुद्रा की जो विदेशी विनिमय दर है इसमें वृद्धि होगी, और विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होगी उसका कारण क्या? उससे क्या हो सकता है कि जो हमारी निर्यात है वो कम हो जाए, अर्थात हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देशों में ले जा करके ना बेच पाए, उतना ना बेच पाए जितना जरूरत हो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर है रे भाई? ऑप्शन नंबर हेक्सर ओलिन सिद्धांत में तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता है जब, कब होता है भैया? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? एक सेकेंड। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। हेक्सर ओलिन सिद्धांत में तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं। बी सभी लोग बोल रहे हैं। अच्छा भैया, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं भाई सबको पता ही होगा कि हेक्सर ओलिन साहब क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में? अपने सिद्धांत में यही कहते हैं कि एक देश को उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए जो प्रचुर मात्रा में उस देश में विद्यमान है और जिसमें उसे श्रम में विशिष्टीकरण जिस क्षेत्र में है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, प्रचुर साधनों का गहन प्रयोग किया जाए, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए, आसान सा है, बच्चों वाला है। इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया कि हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, किंतु तुलनात्मक लाभ होने चाहिए। किस क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ होने चाहिए भैया? चलिए बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई। याद आया, याद आया। हेक्सर ओलिन साहब क्या कहते हैं कि अगर जो कोई देश है और उस देश में पूंजी प्रधान पूंजी प्रधान उत्पादन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, पूंजी प्रधान, किसी देश के पास अगर जो पैसा ज्यादा है, अगर जो कोई देश है उसके पास पैसा ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसे पूंजी प्रधान उत्पादन करना चाहिए, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कोई देश ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है, श्रम है, तो उसको क्या करना चाहिए, श्रम प्रधान उद्योग तैयार करना चाहिए। तो जिस देश के पास पैसा है वो पूंजी प्रधान उद्योग तैयार करे, और जिस देश के पास श्रम है वो श्रम प्रधान है क्या करे, उद्योग बैठाए और उत्पादन करे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, कीमतों में जो साम्य कीमत हो, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, और ये सी डी कौन बोल रहा है भैया, ये जो डी बोल रहा है ये रिकार्डो साहब नहीं है, ये हेक्सर ओलिन साहब है, ये एडम स्मिथ साहब नहीं है, ये हेक्सर ओलिन साहब है ना। श्रम लागतों की बात जो है, उस श्रम के विशिष्टीकरण की बात रिकार्डो और वो हेक्सर ओलिन करते हैं। ये कीमतों की बात करते हैं कि जो देश पूंजी प्रधान है उसे पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, और जो देश श्रम प्रधान है उसे श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो लागत होगी उत्पादन की वो कम होगी। अगला प्रश्न, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ पर आधारित है जो उत्पन्न करता है। इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी बोलिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे सी, है ना। अब यहाँ पे आ गया, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया सर, रिकार्डो साहब ने दिया। और ये रिकार्डो साहब का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो ये श्रम पे आधारित है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर श्रम वाली बात, चलिए इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल है कि केवल जब तुलनात्मक लाभ बहुत अधिक होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत किसने दिया था, रिकार्डो साहब ने दिया था, जो उत्पन्न कब होता है, जब केवल जब तुलनात्मक लाभ बहुत अधिक होता है। तो ये कहते हैं कि दो देश अगर जो एक वस्तु के प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, तो एक देश में उत्पादन लागत बहुत ऊंची होती है और दूसरे वस्तु में उत्पादन लागत बहुत नीची होती है, और इन्हीं लागतों में अंतर के कारण जो होता है वो एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं। जैसे इराक, ईरान जो है उसके पास अच्छे किस्म की पेट्रोलियम को शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पेट्रोलियम को प्रयोग करने हेतु बनाने के लिए उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के पास थोड़ा बहुत पेट्रोलियम की खदानें उपलब्ध है, लेकिन जितनी है उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और अगर जो टेक्नोलॉजी उस प्रकार की हम लगवाएंगे तो उससे हम जितना हम पेट्रोल नहीं प्राप्त करेंगे, उससे ज्यादा हम उसकी टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च कर देंगे, इसलिए सरकार तकनीकी विस्तार भी उस पर नहीं कर रही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या जो एकाधिकारी नहीं कर सकता है। चलिए ये देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, मैं विश्वास से कह रहा हूं ना कि इस प्रश्न को 50% से ऊपर लोग एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके आएंगे, है ना। इस प्रश्न को 50% से ज्यादा लोग
एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके आएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल अच्छी बात है, सभी लोग बी की तरफ जा रहे हैं। अरे सभी लोग बी बताएंगे क्या? अच्छा भैया ठीक है, अगर जो बी बता रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या जो एक एकाधिकारी नहीं कर सकता है? तो एकाधिकारी देखिए ऊंची कीमत पर अधिक बिक्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? एकाधिकारी क्या करता है, या तो ये एक बार में कीमत को ऊंचा कर सकता है, या तो ये कीमत को निर्धारित करता है, या तो उत्पादन का स्तर को निर्धारित करता है कि हम कितना उत्पादन करें। मतलब अपने प्रोडक्ट को ये क्या करता है, ज्यादा बेचने की चेष्टा करता है। तो ज्यादा जब बेचता, ज्यादा उत्पादन करता है तो मांग पूर्ति के बराबर करके कम मार्जिन करके वो लाभ ज्यादा कमाता है। और यहाँ पे कीमत जब हाई करना होता है तो ऐसी स्थिति में बाजार में जितनी मांग होती है उससे कम वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो कीमत वो अधिकतम करके बेचता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल हो जाएगा कि ऊंची कीमत पर अधिक बिक्री वो नहीं कर पाएगा। अधिक बिक्री करने के लिए उसे कीमत कम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उत्पादनकर्ता की बचत है निम्न के अंतर के बराबर। आप मान लीजिए कि किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपकी बचत किसके बराबर होगी? चलिए बताइए। बचत की बात करें तो फिर यहाँ तो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको मार्शल साहब याद आने चाहिए कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दिया था? सर मार्शल साहब ने दिया था। क्या कहा था कि एक व्यक्ति जो मूल्य देने को तैयार रहता है किसी वस्तु के लिए और वाकई में जो मूल्य वो देता है उसके बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता का अतिरेक बोलते हैं या उपभोक्ता का बचत बोलते हैं। ये बात किसने कही थी? मार्शल साहब ने कही थी। ठीक है, ये सब याद आना चाहिए। चलिए बताइए भैया इस प्रश्न का उत्तर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बता रहे हैं क्या? सभी लोग बी बताएंगे? बी के अलावा, बी के अलावा कोई है? सभी लोग बी बता रहे हैं और कोई बी के अलावा? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए कि सही होना चाहिए? उत्पादनकर्ता की बचत निम्न के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बिल्कुल ठीक है, औसत आय और सीमांत आय के दोनों में आय होगा तो लागत कहाँ होगा सर? अगर जो दोनों आय ही हो जाएगा तो फिर लागत कहाँ से आएगा या कीमत क्या होगा? दोनों में आय की बात होगी, औसत आय और सीमांत आय दोनों की बात होगी। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं यार, पीछे पीछे क्यों भागते हैं? पीछे पीछे क्यों भागते हैं? पीछे पीछे भागना जरूरी है? नहीं भागना चाहिए, है ना? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि एक उत्पादनकर्ता जो होता है उसकी सीमांत लागत और कीमत के मध्य जो होता है उसकी बचत प्राप्त होती है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत क्या है, ठीक है, और वस्तु की लागत क्या है? तो जो हम लागत लगाएंगे और जो हम कीमत वसूल करेंगे, 10 रुपए की मान लीजिए हमारी लागत हो गई और 12 रुपए हम उस वस्तु की कीमत निर्धारित कर दिए, तो हमारी बचत कितने की हो गई? 2 रुपए की हो गई। आपने बिस्कुट बनाया, बिस्किट बनाया एक पैकेट, 10 रुपया आपकी लागत लगी उसमें। ठीक है, बिस्किट छोड़ दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड है, ब्रेड बना लीजिए। ठीक है, ब्रेड बना सकते हैं आप, ठीक है, ब्रेड बना सकते हैं। ब्रेड भी छोड़ दीजिए, मोमोज ले लीजिए, मोमोज बना ले मोमोज बना सकते हैं। ठीक है, तो 10 रुपए का बना है ना? 10 रुपए की उसमें आपकी लागत लगी और अगर जो 12 रुपए में आप बेचे तो आपको 2 रुपए की बचत हो गई। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी लाइक शेयर नहीं किया, 2 घंटे की मैं क्लास कर रहा हूँ, 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, आप क्यों नहीं लाइक शेयर करते हैं? निवेदन है आपसे कि लाइक शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया कि द्विपक्षीय एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न तो देखने में बहुत आसान है सर, लेकिन क्या वाकई में उतना आसान है जितना आसान दिख रहा है?
क्या वाकई में ये प्रश्न उतना आसान है जितना आसान दिख रहा है? जी, बिल्कुल आसान है सर। द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है? एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है। हम यही तो पढ़ते हैं ना कि द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत एक खरीदने वाला होगा और दूसरा बेचने वाला होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक एकाधिकारी मतलब ये बेचने वाला, एकाधिकारी क्या हो गया? विक्रेता हो गया, तथा एक क्रेता अधिकारी मतलब एक खरीदने वाला हो गया। आसान भाषा में पढ़े तो आपके एग्जाम में जब आ जाएगा और ये ऑप्शन बना देगा तो आप लोग कहेंगे कि अरे यार सर ने 7 बजे पढ़ाया तो था कि द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कैसे प्रश्न पूछ दिया। तो आप फिर कहेंगे कि सर ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अरे नहीं, सर ने गड़बड़ नहीं किया, थोड़ा सोचिए आप। ठीक है, एक एकाधिकारी का मतलब क्या होता है? ये विक्रेता ही तो है, एकाधिकारी विक्रेता ही तो होता है। एक विक्रेता होगा, एक खरीदने वाला होगा, क्रेता होगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चेम्बरलिन एवं विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी क्या करते हैं? चलिए बताइए भाई। और मैं विश्वास से कह रहा हूं दोस्तों, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मंजिल बहुत नजदीक है। अगर जो इन प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, आपको डायरेक्ट ये सारे प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे। कहाँ से प्रश्न बनेंगे यार? हम लोग इतने सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा अपने धैर्य को बनाए रखिए, थोड़ा सा अपने आप मर्यादित रहिए, थोड़ा सा आप क्या रहिए कि थोड़ा सा मतलब ऐसा ना हो कि कोई अहंकार की बात आ जाए कि हमारे तो सेशन में 8-10 प्रश्न लगातार सही हो गए तो आई एम द बॉस ऑफ दिस कॉलेज, आई एम द बॉस ऑफ दिस चैनल। इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जितने लोग भी डी बोलेंगे क्या आप ठीक बोलेंगे? कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। चलिए भाई बता दीजिए। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। भैया चेम्बरलिन साहब की बात करेंगे या विकुंचित मांग वक्र किसकी? पाल स्वीजी साहब। किसने दिया था? स्वीजी साहब। स्वीजी साहब क्या बोलते हैं? ऐसे बताते हैं ना, ऊपर वाला क्या होता है? लोचदार, नीचे वाला बेलोचदार, है कि नहीं? तो क्या उत्तर होगा? ये अपनी आत्मनिर्भरता को स्वीकारते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि चेम्बरलिन एवं विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत जो अल्पाधिकारी होते हैं ये अपनी आत्मनिर्भरता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्पादन की कुल लागत बराबर होती है, किसके बराबर होती है भाई? इजी सी बात है, बढ़िया सी बात, मजेदार सी बात। उत्पादन की कुल लागत बराबर होती है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, गलत नहीं होना चाहिए। प्रदीप कुमार जी एग्जाम कब होगा? मैं बताऊंगा एग्जाम जब भी होगा। थोड़ा चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग ये बोलेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा भाई, अगर जो गलत नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे कि उत्पादन की कुल लागत जो होती है स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के योग के बराबर होती है। आपको अब पता होना चाहिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि स्थिर लागत के अंतर्गत क्या आता है और परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत क्या आता है। तो याद रखिएगा, ये फार्मूले में भी पूछा जाता है कि कुल लागत जो होगी वो बराबर होगी किसके? स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। कभी कभी ऐसे दे देता है परिवर्तनशील। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल। किसी ने बताया नहीं कि कुल सॉरी स्थिर लागत के अंतर्गत क्या आता है और परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत क्या आता है। तो भाई बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए आपको कि सर
स्थिर लागत के अंतर्गत क्या आता है? ऐसी लागत आती है जो जिसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, मतलब उत्पादन को उससे बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे जब आप कोई नया एक कंपनी स्थापित करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, तो भूमि खरीदेंगे तो पैसा देंगे, उसके बाद भूमि खरीद के श्रमिक को लाएंगे, तो श्रमिकों को वहां पे लाएंगे तो पैसा देंगे, अभी कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। उसके बाद आप वहां पे श्रमिकों से घर बनवाएंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी खरीद के लाएंगे। तो ये सारी चीजें एक तरीके से तब की हैं जब आप अभी कोई उत्पादन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न, एक तो इसे स्थिर लागत कहते हैं। और परिवर्तनशील लागत कैसी लागतें होती है? जब आप क्या करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हैं जिससे क्या उत्पादन का विस्तार हो, ठीक है, नया नया इम्प्रोवाइजेशन पे खर्च करते हैं। अगला प्रश्न, एक उत्पादनकर्ता का उद्देश्य क्या है? उत्पादनकर्ता का उद्देश्य क्या है भाई? आप उत्पादनकर्ता होंगे, कुछ उत्पादित करेंगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा? आप कहेंगे सर आपने बहुत बार बताया है मुझे गलत नहीं करेंगे। भाई गलत करिएगा नहीं, है ना। क्या करेंगे कि अगर जो आप एक उत्पादन करता है तो आप ये देखेंगे कि अगर जो मुझे हानि हो तो न्यूनतम हानि हो, हानि हो तो हमें कम हानि हो, और लाभ मिले तो हमें अधिकतम मिले, ठीक है। ये तो भैया इंसान का नेचर होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्पादनकर्ता का उद्देश्य होता है हानि को न्यूनतम एवं लाभों को अधिकतम करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय की माप है। ये बढ़िया सा प्रश्न है। और जैसे देखिए निवेदन है सभी लोगों से कि लगातार कमेंट ना किया करिए, है ना। अगर जो आप लगातार, चूंकि हमारा कर्तव्य क्या है? आपको सच्चाई बताना, और सच्चाई ये है कि आप लगातार कमेंट पे अपना दिमाग रखेंगे तो ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस पे आपका दिमाग नहीं रहेगा। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आएंगे, रिजल्ट आएगा तो हमें फोन करेंगे, कहेंगे सर जी 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया। तो वो 1 नंबर या 2 नंबर से इसीलिए रह जाएगा ना कि ये क्वेश्चन पे कम ध्यान है, और ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कमेंट पे है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कमेंट ना करिए, आप कमेंट करिए, जरूरी है, लेकिन पूरी क्लास में लगातार एकदम सतत रूप से कमेंट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। सतत रूप से कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई आ जाती है, और सतत रूप से अगर जो कमेंट बढ़ेगा तो बेरोजगारी आ जाएगी, है ना। तो ध्यान से समझिए, सतत रूप से कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई आती है, और सतत रूप से कमेंट बढ़ रहा है तो बेरोजगारी आ जाएगी। इकोनॉमिक्स का एक नियम और याद रख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय की माप होती है। तो क्या उत्तर होगा? और मेरी बात से कोई आहत ना होइएगा, सभी लोग हमारे मेंबर ही हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के, बस ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही नियम बताए जाए, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई कि उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय की माप क्या है? क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब जैसे थोड़ा बहुत आप लोग बात करते हैं ना, तो उससे मेरा भी कंसंट्रेशन इधर उधर होता है ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष विशेष में अर्जित आय की माप जो होती है, ये क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रीय आय ही तो होती है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ही तो उत्पादन के सभी साधनों के अंतिम मूल्य को देखा जाता है। तो डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल जाएगा। अगला, हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। हस्तांतरण भुगतान
राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल इजी सी बात है। कुछ लोग कहेंगे सर जी डी क्लिक कर दीजिए, क्या पढ़ना है। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, पता है? कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट करके बताइए आप कि हस्तांतरण भुगतान होता क्या है। चलिए, सतपाल चौहान जी, क्लासेस जो होती हैं वो 7 बजे से होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 7 बजे जुड़ जाएंगे सभी लोग। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं सर, बहुत मजेदार बोल रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स आ रहा है इसका मतलब, है ना। तो हस्तांतरण भुगतान को हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वर्तमान उत्पादन में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। और इसमें क्या आता है, छात्रवृत्ति आता है, इसमें क्या आता है, इसमें सब्सिडी अभी आता है, इसमें पेंशन भी आता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि लोगों के कल्याण में वृद्धि की जा सके। लेकिन सरकार ने आपको छात्रवृत्ति दे दिया तो ऐसा नहीं है कि उसका आप कोई उत्पादन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है छात्रवृत्ति मिलते ही आप कहाँ पे चले गए, आप चले गए शिमला घूमने, आप चले गए गोवा घूमने। हमारा एक दोस्त था, उसको छात्रवृत्ति मिली, वो गोवा घूमने चला गया। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। उसको छात्रवृत्ति मिलने वो गोवा घूमने चला गया। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूंजी समर्थक के अर्थशास्त्री हैं जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी व मुद्रा प्रसार का हल ढूंढते हैं। थोड़ा आराम से करिएगा भैया। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या? कुछ भी नहीं बोलेंगे, सभी लोग सी बोलेंगे, सी बोल रहे हैं सभी लोग। इनको पढ़ा है, लेफर साहब को पढ़ा है। अब करिए, अब कमेंट करिए, अगर जो आर्थर लेफर को आपने पढ़ा है तो अब कमेंट करके बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए कीमतों को बढ़ाने में होगा या समग्र मांग को उच्च स्तर प्राप्त करने में होगा? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा आराम से करिए, बहुत गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो देखिए, जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर ठीक होगा, है ना। बहुत सारी गलतियां आ रही है जैसा कि मैं आपके उत्तर को देख रहा हूं। सी नहीं होगा सर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि जो आर्थर लेफर साहब थे ये पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्री थे और इनका ये कहना था कि समस्त आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी एवं मुद्रा प्रसार का हल ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ानी चाहिए और इसके लिए कीमतों में भी वृद्धि करना चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे पता है क्यों कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर जो यहाँ पे दे दिया गया होता है मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार अगर जो दे दिया गया होता ना तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते थे। ठीक है, मुद्रा का प्रसार अगर जो दे दिया गया होता तो आप ठीक से किए होते, लेकिन यहाँ पे मुद्रा की प्रसार की जगह पे कीमतों का बढ़ना दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे गलतियां हो रही हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए भैया, कौन सा कथन सत्य है? ऐसे प्रश्न होते तो बहुत आसान है, ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। चलिए, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इजी सी बात है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइएगा थोड़ा सा कि वर्तमान समय में
अप्रत्यक्ष टैक्स से ज्यादा गवर्नमेंट इनकम कर रही है कि प्रत्यक्ष कर से? ठीक है, अप्रत्यक्ष का हिस्सा ज्यादा है या प्रत्यक्ष का हिस्सा ज्यादा है? ठीक है, दोनों का रेशियो कितना है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, इन दोनों का कितना 100% में इन दोनों की कितनी कितनी हिस्सेदारी है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मुद्रा स्टॉक की मात्रा ही सही कीमत स्तर का निर्धारण करती है, तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए सर। कि देखिए, जो आपके पास मुद्रा का स्टॉक होता है ना, तो जो मुद्रा की आपके पास मात्रा होती है, उसी मात्रा के द्वारा कीमत स्तर का निर्धारण होता है। कैसे सर, कैसे? तो देखिए, जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में क्या आती है? कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। आपको फिशर साहब का MV = PT याद आना चाहिए था। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में भी दोगुने की वृद्धि आती है। अगर जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आती है, मूल्य में कमी आती है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ही करीबी अंतर है। ठीक है, बहुत ही करीब है दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न 50-50% के आसपास है। तो जब भी एग्जाम देने आप जाएंगे तो ऐसे तो मैं करेंट करा दूंगा, तो उस टाइम जो चीजें होंगी मैं बता दूंगा। लेकिन वर्तमान समय में बहुत तगड़ी फाइट चल रही है दोनों के मध्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के मध्य। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रावादी वे अर्थशास्त्री हैं जिनका यह मानना है कि, बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, कि मुद्रावादी वे अर्थशास्त्री हैं जिनका यह मानना है कि, क्या मानते थे भाई मुद्रावादी? बिल्कुल ठीक है, कौन? मुद्रावादी में किसका नाम आना चाहिए? फ्रीडमैन साहब, मिल्टन फ्रीडमैन साहब। इन्हें मुद्रावादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितने भी अर्थशास्त्री हैं इन्होंने मुद्रा के संदर्भ में अपने सिद्धांत को दिए हैं, है ना? तो क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी यहाँ पे डी की तरफ जाएंगे, सभी के सभी लोग जो हो जाएंगे वो बिल्कुल गलत होंगे। जितने लोग भी बी बोलेंगे कि मुद्रा की पूर्ति सभी बाजारों में व्ययों को समान रूप से प्रभावित करती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रीडमैन साहब क्या कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के द्वारा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, ब्याज दर और उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण होता है और ये सभी बाजारों में इन सारी चीजों को सम्मिलित कर लिया जाता है। मानना क्या है ये बताता है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। डी बोलेंगे आप गलत हैं, ठीक है, डी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि ठीक है कि केंसियन सिद्धांत में मौद्रिक नीति का संचरण प्रक्रिया होता है। तो दोस्तों, जितने लोग भी अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं ताकि टेस्ट दीजिए और आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस ईमानदारी से आप एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से आपको कर रहा हूँ, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। एडमिशन ओपन है दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, सबका अलग अलग बैच है। एडमिशन की जो फीस है वो टीजीटी पीजीटी के लिए जो है वो केवल और केवल 2000 रुपए। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, या एमपी सेट की जो बैच है उसकी फीस 2500 इस नंबर पे पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जी बोल रहे हैं सभी लोग, तो केंसियन अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति का संचरण होगा। तो ये जो डी वाले महानुभाव हैं
क्यों आपको याद नहीं आ रहा है क्या? किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स साहब ने क्या कहा था कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ये स्टेटमेंट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने लोग डी के तरफ जा रहे हैं, मैं इतना मेहनत से पढ़ाया हूँ, एप्लीकेशन पे भी इसको जोड़ दे करके मैंने एक क्लास नहीं 2 क्लास में पढ़ाया हूँ। फिर एप्लीकेशन की क्लास को देखिए, सारी क्लासेस वहां पे मौजूद है। उसके बाद मैंने यहाँ भी इतना बार करवाया है। फिर गलतियां क्यों हो रही है यार? क्यों गलतियां हो रही है? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ब्याज दर के द्वारा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अरे भाई, ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ये किसने कहा? किन्स साहब ने कहा। और जो परंपरागत अर्थशास्त्री है ना, उन्होंने कहा कि जो ब्याज दर का निर्धारण होता है उसके कई कारण होते हैं, लेकिन जब किन्स साहब आए तो कहे नहीं सर, ब्याज दर जो होता है ना, ये केवल और केवल एक मौद्रिक घटना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं? दिमाग लगाइए। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी अगर जो 4000 है, पूंजी उपभोग भत्ते 400 है, सकल निवेश 3000 है, तो विशुद्ध निवेश अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए सर, बता दीजिए आप लोग मुझे कमेंट करके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं सभी लोग। ए के अलावा कोई और है? ए के अलावा जो बोलेगा? कोई बोल रहा है सर 3600 होगा, 3600 होगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए बताइए। तो विशुद्ध निवेश अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? सकल निवेश माइनस पूंजी उपभोग भत्ते। पूंजी उपभोग भत्ते है ना? है कि नहीं है? नेट इन्वेस्टमेंट अर्थात विशुद्ध निवेश इज इक्वल टू क्या होता है? सकल निवेश माइनस पूंजी उपभोग भत्ते। सकल निवेश क्या दिया गया है इसमें? क्या दिया गया है? सकल निवेश दिया गया है सर 3000 रुपए, 3000। और पूंजी उपभोग भत्ते कितने दिए गए हैं? 400। कितना उत्तर आएगा सर? कितना? 2600। ठीक है, 2600। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी दिस इज द सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेशन को जब भी ज्वाइन करिए मजा आना चाहिए। मजा नहीं आएगा यार तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सरल आय मॉडल में संतुलन को परिभाषित किया गया। और दोस्तों विश्वास से मैं कह रहा हूं, जिस लेवल के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, आपको कितने भी डिफिकल्ट जोन में डाल दिया जाएगा, और अगर जो आप यहाँ पे दिमाग खुला करके पढ़ रहे हैं ना, तो आप एग्जामिनर के डिफिकल्टी में फंसने वाले नहीं है। आप कहते हैं ना कि सर एग्जाम देने जाते हैं, वही किन्स से प्रश्न आते हैं, वही रिकार्डो से प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगता है, वही एडम स्मिथ आते हैं। तो भैया क्यों होने लगता है? क्योंकि आपने थोड़ा सा अभ्यास कम किया है ना? जैसे जो धनुष बाण का ज्ञान सीखता है ना, वो बचपन से ही धनुष चलाता है। वो ये नहीं कहता है कि यार 2-4 बार चला लिए हैं तो अब निशाना नहीं लगाएंगे, निशाना ठीक लग रहा है। ठीक है, तो बचपन से इतना धनुर्धर वो हो जाता है कि लगातार जो वो निशाना लगाता है तो एकदम सटीक वो बैठता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी है। चलिए प्रैक्टिस कम करेंगे कंफ्यूजन ज्यादा होगा, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे कंफ्यूजन कम होगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। इस सरल आय मॉडल में संतुलन को परिभाषित किया गया। तो भैया जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि आय का स्तर जहां प्रयोज्य आय व्यय के बराबर होता है, देयर इज नो डाउट। आय का वह स्तर जहां निवेश जो होगा वो सेविंग के बराबर होगा। याद आया? कौन कहता है कि आई इज इक्वल टू एस, अर्थात जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपका निवेश होगा, वो आपके बचत के बराबर होगा। अर्थात जितना आप बचत करेंगे ना सर,
उतना ही आप निवेश करेंगे। कौन कहता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वह स्तर जहां y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो, अर्थात जो आपकी आय जो हो वो आपका उपभोग प्लस निवेश हो। ये बात सच्ची सच्ची बताइएगा। मैंने बहुत आराम से ये थियरी किसने दी थी? किसने दी थी थियरी? मैं बहुत अच्छे से बताया था कि जो आय होती है वो सी प्लस आई होती है। मतलब जो आपकी आय होती है तो या तो आय का आप उपभोग करते हैं और या तो उपभोग करते हैं और या तो आप इसका निवेश करते हैं। ठीक है, तो किन्स साहब क्या कहते हैं? ये जो निवेश जो होगा ना ये आपके बचत के बराबर होगा, अर्थात आई इज इक्वल टू एस होगा। अर्थात ये जो आप उपभोग करने के बाद क्या करेंगे? सेविंग ही तो करेंगे। उपभोग करने के बाद आप बचत करेंगे और जो आप बचत करेंगे ना यही बचत आपके निवेश के बराबर होगा। है कि नहीं है? याद आना चाहिए केन साहब की। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन पे सारी चीजें मैं बहुत ही सविस्तार से और बहुत ही आराम से पढ़ाया हूँ। तो जो लोग भी एडमिशन लिए आपसे गलती की उम्मीद नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वीडियो को फिर रिवाइज करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन क्या करता है? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लिया करिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, एब्सोल्युटली ठीक है। वहां पे सी से सी क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। ये भी बात सही है। हाँ, ये बात भी सही है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? लाइक शेयर क्यों नहीं करते? इतने सारे लोग इतने लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, क्लास आपकी है। चलिए ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन क्या करता है? कीमतों को प्रभावित करता है। ये लोग कहते हैं कि अगर जो मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन होगा तो उससे कौन प्रभावित होगा? कीमतें प्रभावित होंगी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जेएम केन्स से अधिक संबंधित है? चलिए भैया, सॉरी, किन साहब से अधिक संबंधित है? किन से कौन अधिक संबंधित है? किन साहब को देखते ही अगर जो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आए तो फिर आपको ये भी याद आना चाहिए, अच्छा सर ये अनिश्चित बेरोजगारी की बात करते हैं, ये प्रायोगिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, तरलता जाल की बात करते हैं। सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए यार, है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। क्या बोल रहे हैं? डी। सभी लोग डी बोलेंगे क्या? सभी लोग डी बोलेंगे? तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा कि पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता सिद्धांत के। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र से अधिक संबंधित है? तो अधिक संबंधित जो है वो पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता सिद्धांत के। अगला प्रश्न, आय गणना के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में सम्मिलित नहीं है। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। आराम से करेंगे कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आराम से करना होगा, है ना? लगान नहीं होगा? क्यों लगान होगा क्या इसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय हम किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? कुछ लोग कहेंगे सर जी अप्रत्याशित चीजों को नहीं करते इसलिए लाभ हो जाएगा। और कोई भैया? और कोई? और कोई? ई डी बहुत विविधता है भाई। बिल्कुल ठीक है। आय गणना के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में हम किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? लगान को, लाभ को या कर को? किसको? हम्म
ठीक है, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न में ही एरर है। यहाँ पे इसको होना चाहिए कि नहीं के बराबर हाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि आय गणना के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में हम किसको सम्मिलित करते हैं। तो जब सम्मिलित करने की बात आएगी आप मजदूरी को शामिल कर देंगे। ठीक है, लगान, लाभ और कर जो होता है ये इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ज्यादा सही उत्तर इसका यही होना चाहिए, है ना। नहीं वाला जो टर्म है उसको शायद मिसप्रिंट किया गया है या प्रश्न गलत होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए या कुछ जिसमें एरर है, इसमें या तो कुछ एरर है या नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न, प्रयोज्य आय बराबर होती है किसके, प्रयोज्य आय किसके बराबर होती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रयोज्य आय बराबर होता है, प्रयोज्य आय किसके बराबर होता है बताइए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। सी, सभी लोग ठीक सी बोल रहे हैं क्या। अच्छा भाई, सी बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे होंगे, है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि जो व्यक्तिगत आय होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोज्य आय जो होता है वो बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर के। ठीक है, मौद्रिक आय और वास्तविक आय में क्या अंतर होता है, मौद्रिक आय और वास्तविक आय में क्या अंतर हो रहा है पता है आपको, पता होना चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई कि यदि एक वर्ष में, इसीलिए बोलता हूं कि धैर्य बना के पढ़ना चाहिए, नहीं तो जल्दी जल्दी पूछेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा पता नहीं क्या पूछ दिया, ऐसा शब्द पूछ दिया जो हमको पता ही नहीं था। लेकिन ये लिखा है वर्ष में, यदि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जोड़ दिया जाए तो उस वर्ष के कुल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, कुल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ये बोल रहे हैं अच्छी बात है, ये उस वर्ष के कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यदि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जोड़ दिया जाए तो उस वर्ष में कुल जो होगा वो किसके बराबर होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जॉन मेनार्ड किन्स, चलिए भाई किसमें विश्वास रखते थे किसमें विश्वास नहीं रखते थे आपको बता देना है आराम से, ये तो बताएंगे आप। चलिए किन्स साहब का जो पूरा नाम नहीं जानता होगा वो भी कहेगा सर पता नहीं कहां से जॉन मेनार्ड एक अर्थशास्त्री आ गया था, ऐसा नहीं, वही है पूरा नाम है। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, परंपरागत अर्थशास्त्री, बार बार बताता हूं गलत नहीं होना चाहिए। गलत करेंगे क्या इस प्रश्न को, देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं ना, कर लीजिए गलत, फिर मैं बता रहा हूं, गलत कर लीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, जो किन्स साहब हैं वो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की क्या करते हैं, क्या आलोचना करते हैं। जेबी से साहब ने क्या कहा था, जेबी से ने क्या कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है। लेकिन इनकी से साहब की, परंपरागत अर्थशास्त्री से साहब की आलोचना करते हुए केन्स साहब कहते हैं
कि मांग अपनी पूर्ति की सृजन करती है, मांग जो है वो अपनी पूर्ति का सृजन करता है। तो इन्होंने उल्टा बताया भैया, है ना। तो इसमें विश्वास नहीं करता था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है। तो इसीलिए ये किसने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, ये कहा था किसने, जेबी शेर साहब ने। लेकिन इन्हीं जेबी शेर साहब के स्टेटमेंट को इन्होंने पलट दिया, कहा कि नहीं, पहले पूर्ति नहीं, मांग अपनी पूर्ति का सृजन करती है। शेर साहब ने कहा पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। शेर साहब ने कहा नहीं सर, आई ऑब्जेक्ट। क्या होता है क्या होता है, मांग अपने पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं, पिछले 2-3 क्लासेस में मैं इसको बहुत अच्छे से बताया। ये प्रश्न जो करेगा वो बहुत बहादुर होगा, है ना। बहादुर स्टूडेंट की पहचान होगी जो ये प्रश्न ठीक तरीके से करेगा। चलिए, गुणांक का मूल्य क्या होगा। अब गुणांक तो आपको पता होगा सर, कि इस फॉर्म में तो सर हम वही पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, विनियोग में होने वाली वृद्धि राष्ट्रीय आय में की गुना वृद्धि करती है। कहां पढ़ते हैं सर, कहां पढ़ते हैं बताइए आप मुझे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुणक हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, गुणक में k इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, k इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं सर, कि विनियोग में होने वाली वृद्धि, आई के डेल्टा आई क्या है, विनियोग है, के क्या है, कई गुना, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, आपकी आय है, ठीक है। तो विनियोग में हुई वृद्धि से राष्ट्रीय आय में के गुना वृद्धि होती है। तो हम के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई लिख सकते हैं। और इसी को जब हम क्लेरिफाई थोड़ा सा करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान 1 माइनस डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। इसका मतलब सब बहादुर है ना, ठीक है। फिर याद आना चाहिए k इज इक्वल टू 1 अपान MPS, k इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस MPC, ठीक है, सब याद आना चाहिए। अगला, ओकुन का नियम ट्रेड ऑफ बतलाता है निम्न के बीच संबंध को, किसके किसके मध्य संबंध को बताता है ओकुन का नियम। चलिए भैया बताइए। लाइक शेयर जो लोग नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास इतनी देर से देखते हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो निवेदन है आप सभी लोगों से कि लाइक शेयर किया करिए, क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ओकुन की बात हो रही है, इजी सी बात है, सबको पता होगा सर कि बेरोजगारी एवं आर्थिक समृद्धि की बात बोलते हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ओकुन का नियम ट्रेड ऑफ बताता है किसके किसके मध्य संबंध, बेरोजगारी और आर्थिक समृद्धि के। अगला, जब वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का विस्तार हो रहा होता है तब ऐसी स्थिति में कौन सी बातें अर्थव्यवस्था में होती है, आपको बताना है। चलिए भाई बताइए, बताइए आराम से। बी बोलेंगे क्या, सभी लोग बी बोलेंगे। चलिए भाई अच्छी बात है। देखिए, जब वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का विस्तार हो रहा है, तो जब भैया उत्पाद बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि गहनतम एवं विस्तृत हो जाएगी, दोनों हो जाएगा ना, है ना। जब उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है तो समृद्धि और गहनतम हो जाएगा और भी विस्तृत हो जाएगा। इजी सी बात है, सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। साहसिक कार्य हमेशा संचालित किए जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया, कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया। अब ये प्रश्न उन लोगों को थोड़ी मिलेगा जो लोग ये सोच के चले गए कि 9 बज गए आप क्लास बंद हो जाएगी। अब ये प्रश्न उनको थोड़ी मिलेगा। चलिए बताइए, देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न। चलिए भाई बता दीजिए।
ऑप्शन नंबर सी सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग सी बोल रहे हैं। सी बोल रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं भाई, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं। नाइट साहब को पढ़ा है, नाइट साहब को पढ़ा है, नाइट साहब को पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक जो साहसी होता है ना, वो भविष्य में देखता है कि अनिश्चित जोखिम उठाता है, अनिश्चितता उठाता है, भविष्य में देखता है कि अगर जो हम निवेश करेंगे तो उससे हमको हानि भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इस अनिश्चितता को उठाता है और इसी अनिश्चितता को उठाने के बाद वो क्या करता है, उत्पादन करता है और इसी अनिश्चितता उठाने के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ की प्राप्ति होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ना, क्यों हवा में बोल रहे हैं भैया, बी उत्तर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए कितना मजेदार सा प्रश्न है। नाइट साहब को आपने पढ़ा है, नाइट साहब कहते हैं कि एक जो साहसी होता है या जो एक पूंजीपति होता है, वो भविष्य में देखता है कि अनिश्चितता है, लेकिन फिर उस अनिश्चितता के बावजूद भी वो क्या करता है, निवेश करता है, उत्पादन करता है और उसी के प्रतिफल से लाभ मिलता है ना। मजेदार प्रश्न था कि नहीं था? ठीक है, ये कुछ प्रश्न ऐसा ही था कि पेन ये आपके आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रश्न कुछ उस टाइप का था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुमेलित सही नहीं होगा। एग्जिट नीति जो होती है वो क्या होता है, निर्यात सहायकी से होता है। एग्जिट नीति जो होता है वो निर्यातों को बढ़ाने से होता है, न कि आयात नियंत्रण से। अगला, भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है एक राष्ट्र की। इजी सी बात है सर, सबको पता होगा, है कि नहीं है? ये तो सबको पता होगा, फिर गलत नहीं करना है, इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है एक राष्ट्र का। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय सौदों का, इसके अंतर्गत सरकार का एक राष्ट्र का विश्व के अन्य देशों के साथ क्या होता है, लेखा जोखा होता है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है यदि, मुद्रा की पूर्ति हम अर्थव्यवस्था में क्यों बढ़ा सकते हैं सर? सबको पता होगा कि केंद्रीय बैंक जनता से सरकारी प्रतिभूतियां अगर जो खरीद ले, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा जो होगा वो केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा, लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। अगला, मुद्रा के कार्य सबको पता होगा भैया, मुद्रा के विनिमय के भी कार्य होते हैं, मूल्य का भी मापन करता है और मूल्य का संचय भी करता है, तो डी बिल्कुल सही है। अगला, मौद्रिक गुणक अनुपात होता है, ये बढ़िया सा प्रश्न है, चलिए भाई इसको करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। गलत करेंगे तो ठीक नहीं होगा, सही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुद्रा गुणक क्या होता है? M3/M0, कहाँ पे है? M3/M0, M3/M0 कहाँ पे है भैया? मुद्रा की मात्रा तथा बैंक कोष, M0 को वही तो बोलते हैं ना। तो जितने क्यों बोलते हैं? क्योंकि साख के सृजन का वही आधार होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है होगा। स्फीति के आधार होते हैं, सबको पता होगा सर, रेगती हुई स्फीति होती है, इसमें क्या होता है कि महंगाई बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, 1 से लेके 6% तक। चलती हुई स्फीति 10% से ज्यादा की स्थिति होती है। दौड़ती स्फीति 30%, 30-33% से ज्यादा की स्थिति होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। मुद्रा पूर्ति की स्थिर विकास दर इंगित करता है, ये इजी सा प्रश्न है भाई, सबको पता होगा। कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मुद्रा पूर्ति की स्थिर विकास दर इंगित ये करता है कि मुद्रा की मात्रा को क्या करना है, स्थिर रखना है। अगला, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि पॉलिटी की क्लास शुरू होने वाली होगी। भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है भाई? बैंकों का बैंक कौन है? ठीक है, पढ़ाया हूं बहुत अच्छे से, बचपन से पढ़ा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला,
कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की आपकी दूसरी क्लासेस हो रही हैं। वहां पे इकोनॉमिक्स के A to Z कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एक इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ जो समस्या होती है वो होती है नोट्स की। या तो नोट्स मिलते नहीं है, या मिल जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, इतनी से एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। आगामी एग्जाम जितने भी होंगे, हमेशा जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, ठीक है, साथ ही साथ जीआईसी एलटी और यूजीसी नेट की अलग अलग कक्षाएं दोस्तों उपलब्ध है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल मैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए बता रहा हूँ, तो 2000 रुपए है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अगर जो आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग से कुछ भी चाहिए तो अलग से भी प्रोवाइड हो जाएगा। कोई भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिए, ठीक है। तो एमपी सेट का भी बैच चल रहा है, कल 1 बजे से क्लास आपकी होगी, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास चली रही है। केवीएस की भी क्लास आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। कोई भी प्रश्न आपके पास हो तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिए अभी, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच तस्नीम खान जी, रत्नेश जी, अफजल हसन जी, IM जी, रश्मि तिवारी जी, सोहन जी, मौसम कुमारी जी, लाल बहादुर जी, आशुतोष जी, वैभव जी, अरुधत्ती जी, सुनीता तिवारी जी, सदानंद मिश्रा जी। 3 गलत हुए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहे हैं। रेणु जी, सीमा जी, अभी जी, रागिनी जी, सुंदरी कुमारी जी, निरुपमा जी, अंकिता जी, शिवानी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवानी श्रीवास्तव जी, निरुपमा सिंह जी, चलिए मीनू यादव जी, चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, है ना। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और देखिए जिंदगी में अगर जो कुछ आपको बेहतर करना है, ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर जो आपको सरकारी जॉब की मांग है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना आलस त्यागना पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर की चीजों पे कम ध्यान देना पड़ेगा, जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, असफल व्यक्तियों की एक पहचान होती है, पहचान ये होती है ना कि जो चीजें वर्तमान में होती है ना, जहां से वो लाभ उठा सकता है, वो जो जहां से वो लाभ उठा सकता है उस चीज पे उसका फोकस कम रहता है, और जो जहां से लाभ नहीं मिलेगा वहां पे उसका फोकस ज्यादा होगा, अननेसेसरी तरीके से वो कार्य भी नहीं करेगा, और जहां से कुछ चीजें जहां से उसको आउटकम मिल रही है उस आउटकम को वो प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी जिंदगी में जहां से भी आपको आउटकम मिल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करिए कि प्राप्त करने को सोचिए, ना कि कोई दूसरा प्लान, कोई तीसरा प्लान, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे शाम को 7 बजे कल एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।